हम आज लेकर आए हैं 39वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस 39वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1994 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया गया था जिसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण कार्य को पूरा कर दिया था और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आप प्रस्तावना की पंक्तियों को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है संविधान सभा ने। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। फ्रेंड्स अगर पूछे आपसे कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, कब स्वीकृत किया गया, तो इस सभी का उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। केवल लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस तरीके से संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर पूछे आपसे कि स्वीकृत कब किया गया, अंगीकार कब किया गया, अपनाया कब गया, इन सभी का उत्तर हो जाएगा आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी और सिर्फ लागू करने की तिथि हो जाएगी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोक शब्दों से। आप सभी प्रस्तावना को देखिए, शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोक शब्दों से और उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को, इस देश को बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि लौकिक सार्वभौमिकता है हमारे देश में, अपने आप में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हम किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं हैं, हम अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दरअसल में जब तक संविधान नहीं बना था तब तक किसी न किसी रूप में हम अंग्रेज़ों के द्वारा गाइड होते थे, क्योंकि जब तक अपना संविधान नहीं बना था तब तक भारतीय संविधान की जगह पर 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही देश चल रहा था। तो जब से अपना संविधान बना उसमें हमने घोषित कर दिया कि अब हमारा अपना संविधान है, हम अपनी व्यवस्था को अपने तरह से चलाएंगे, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, हम पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी हमारी प्रभुता हम में निहित है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसी को बोलते हैं लौकिक सार्वभौमिकता। और चूंकि ये लौकिक सार्वभौमिकता का स्रोत है भारत की जनता और प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग सब का मतलब यही हुआ कि हम भारत के लोग अपने मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करते हैं और इस तरीके से जो प्रतिनिधि को शक्ति प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्त होती है, उसके मूल स्रोत में कौन है? जनता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग। फ्रेंड्स आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद। ऑप्शन ए देखिए 12 से 35, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक, 16 से 40 तक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 35। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
पंचायती राज विषय है, ऑप्शन ए है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, शेषाधिकारों की सूची पर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की सूची पर। फ्रेंड्स पंचायती राज का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची को आप देखेंगे तो उसमें 3 सूचियां हैं, लिस्ट 1 संघ सूची, लिस्ट 2 राज्य सूची और लिस्ट 3 समवर्ती सूची। तो इस तरीके से राज्य सूची में शामिल है पंचायती राज का विषय। तो फ्रेंड्स छठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? फ्रेंड्स ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में संविधान द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कीजिए। फ्रेंड्स भारत भाग जो 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और उसमें जो बातें कही गई है उसे मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है, नाम से ही पकड़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि 36 से 51 में जो भी बातें हैं उन्हें आप अमल में लाने का प्रयास कीजिएगा। इसकी बाध्यता नहीं है। अगर कोई राज्य 36 से 51 में कही गई बातों को लागू नहीं करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यानी वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो फ्रेंड्स न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि राज्य करने का मतलब केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार में केंद्र की विधायिका या राज्य की विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द घोषित कर दिया जा सकता है। फ्रेंड्स तो इस तरीके से किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। फ्रेंड्स भारत में 3 चीज़ों पर गौर कीजिएगा, एक है संविधान, एक है संसद और एक है न्यायपालिका। इन तीनों में सर्वोच्चता को लेकर के हमेशा संघर्ष होते रहता है और कभी लगेगा कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, कभी लगेगा कि संविधान सर्वोच्च है और कभी लगेगा कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन अंततः भारत में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। अगर अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति न्यायपालिका है, इंग्लैंड में देखेंगे तो वहाँ पे संसद है, लेकिन भारत में इन दोनों के अलग थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाया गया है। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इस तरह से अगर संविधान का उल्लंघन संसद करती है या राज्य का विधानमंडल करती है तो उस उल्लंघन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यानी संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द घोषित कर सकती है। ऐसा कई बार किया गया है। फ्रेंड्स 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। फ्रेंड्स ये प्रश्न भी संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो प्रावधान है उसे लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, एक तरह से निर्देश दिया गया है। लेकिन अगर कोई राज्य अनुच्छेद 36 से 51 में जितनी बातें कही गई हैं लागू करने के लिए, अगर वो लागू कर देती है, सरकार राज्य अमल कर देती है, तो उनका जो राज्य है व्यवस्था जो है वो एक तरह से समझिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जो बातें लागू करने का निर्देश दिया गया है, अगर उन निर्देशों के
पालन में कोई सरकार अगर उन सभी तत्वों को लागू कर देती है अपने राज्य क्षेत्र में, तो वहाँ पे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना अच्छा पॉइंट है जिससे सभी का कल्याण होगा। और जब सभी का कल्याण हो जाएगा तो उसे कहेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होना। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं वह कल्याणकारी राज्य के आदर्श को दिखाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यानी कोई पूछे आपसे कि किसी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी हो तो किन तत्वों को लागू कर दे, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। यानी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर जितनी बातें कही गई हैं अगर उनको हूबहू लागू कर दिया जाए तो वो राज्य जो है एक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा, सभी का कल्याण हो जाएगा, सभी सुखी और संपन्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है संविधान का भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व, लेकिन उन्हें लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था उस समय देश तुरंत आज़ाद ही हुआ था, राज्यों के पास उतने संसाधन नहीं थे, इसलिए इसे किया गया था, अनिवार्य नहीं किया गया था, मतलब राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि आप अपने संसाधन को देखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए राज्य बाध्य नहीं है और इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई राज्य लागू नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बाध्य नहीं है। इस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में जा करके कोर्ट का सहारा लेकर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई ना कोई बनते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है और दोनों सदनों से द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कौन कर सकते हैं, तो संसद अगर चाहे तो भारत के राष्ट्रपति पद से हट सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ऑप्शन ए है 3 महीने तक, बी में 6 महीने तक, सी में 1 वर्ष तक, डी में कोई समय निर्धारित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने तक। भारत के संविधान में व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए केंद्र में सरकार बनी है तो कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिलहाल वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना पड़ेगा, तभी वो आगे कंटिन्यू मंत्री रह पाएंगे, अन्यथा वो पद से हट जाएंगे। ऐसा एक ही बार हो सकता है फ्रेंड्स। अगर वो दोबारा वो 6 महीने के अंदर में अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं तो फिर वो अपने पद से हट जाएंगे और फिर उन्हें दोबारा उस व्यक्ति को दोबारा फिर से मंत्री बिना सदस्य रहे हुए नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बिना सदन के सदस्य रहते हुए भी बन सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर में उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं राज्य में तो उन्हें विधानसभा और यदि वहाँ विधान परिषद है तो उसका सदस्य बन जाना पड़ेगा, और केंद्र में अगर प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर में। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने तक। यानी कहने का मतलब यह है कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है, और ये तो निश्चित है।
12 नंबर प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ए में 4 महीने का, बी में 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 महीने का। यानी कि अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि 6 महीने में दूसरा सत्र हो जाना चाहिए, यानी कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में मैक्सिमम अंतर होना चाहिए 6 महीने का। इस तरह से संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, और भारत में लोकतंत्र है। इसका मतलब यह है, इस तथ्य से आधारित होता है कि लोकतंत्र है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी है, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को समय समय पे एक निर्धारित अवधि के बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को बदलने का अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। इसलिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध या किसी भी देश से हमारा युद्ध छिड़ जाए, किसी भी देश के द्वारा अपने देश पर आक्रमण कर दिया जाए, या अपने देश में ही अपने देश के लोगों के द्वारा ही सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारबंद विद्रोह शुरू हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये एक प्रावधान इसमें चेंज किया गया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले 3 आधारों में एक था कि आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन उसे हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने उसके स्थान पर हथियारबंद यानी सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान प्रतिस्थापित कर दिया। इस तरीके से 44वें संशोधन से पहले की बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों पर लगाया जाता था। एक आंतरिक अशांति के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद को अगर देखेंगे तो इन तीनों आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब पहले आंतरिक अशांति था, उसके स्थान पर हो गया हथियारबंद यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण तो है ही और युद्ध के आधार पर तो है ही। यानी कह सकते हैं कि उपयुक्त तीनों के आधार पर भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15वां। फ्रेंड्स, 39वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। और 39वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1994 में हुई थी और उस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन में, और उनमें से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। तो उस एग्जामिनेशन में पूछे गए 15वां प्रश्न को देखते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन है बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में। उस समय भी इसका उत्तर उस समय यही होना चाहिए था, बिहार तथा महाराष्ट्र, क्योंकि बिहार का विभाजन हुआ है 2000 ईस्वी में। तो 2000 ईस्वी में विभाजन से पहले बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या थी 54, और विभाजन के बाद 14 सीट झारखंड में चले गए थे। तो इसको देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। आप देखिए यहाँ पे बिहार एग्जाम के समय 1994 में 54 सीटें थी, जो 2000 ईस्वी तक रहा है 54 सीटें, और वर्तमान में यानी 2000 ईस्वी में जब बिहार का विभाजन हो गया था तो बिहार को मिले थे 40 सीटें। मध्य प्रदेश को उस समय 40 सीटें थी, लेकिन विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो 29 सीटें रह गई, यानी 11 सीट चला गया छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र का विभाजन उस समय से नहीं हुआ है और 48 सीटें उस समय भी थी, 48 अभी भी है। तमिलनाडु 39 उस समय भी थे, 39 अभी भी। उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में 80 सीटें हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ है 2000 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश
में विभाजन से पहले कुल 85 सीटें थी और 2000 ईस्वी में विभाजन के बाद वहाँ पे 80 सीटें हैं। इस तरीके से अभी भी भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। इस तरीके से हमने 39वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पूछे गए 15 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके आप और उस सब्जेक्ट में जो कमियां हैं उसको ढूंढ सके। तो इस तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी आप देखते चलिए। अभी हाल में बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जामिनेशन हुआ है 28 जून को, उसके भी प्रश्न का एनालिसिस हम शुरू कर दिए हैं। तो अब देखिए, ये 39वीं बीपीएससी पूछा गया 1994 में, 38वीं बीपीएससी पीटी हुआ 1992 में। तो उन दोनों को भी हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और शुरू से लेकर लास्ट तक करना है। इधर हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन होने बीपीएससी के द्वारा, उनके प्रश्नों का भी एनालिसिस हम